हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, इंडिया यूएस की डील की अनाउंसमेंट तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन इंडिया ईयू की बड़ी डील की अनाउंसमेंट हो गई है और इसको लेकर स्ट्रीट में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट भी इसको लेकर खुश है। लेकिन क्या हम इस डील की बारीकियों को समझ पा रहे हैं? क्या इससे जो हमें नुकसान होगा, क्या हम उसको समझ पा रहे हैं? कहते हैं दोस्तों कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। क्या ये डील भी कुछ ऐसी ही है? तो आइए इस वीडियो में हम इस डील को डिकोड करते हैं और इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए दोस्तों, इस मदर ऑफ ऑल डील की पहले हम बेसिक्स को समझते हैं, फिर इसके की रिस्क्स और नेगेटिव्स के बारे में भी बात करेंगे और फिर हम मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, किन स्टॉक्स पर होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 18 इयर्स ऑफ टॉक्स के बाद फाइनली ये डील क्लोज हो पाई है। हालांकि जब से ये टैरिफ वैरिफ का शोर शराबा शुरू हुआ है, तब से डिस्कशंस में थोड़ी हमें तेजी देखने को मिली और कहा जा रहा है कि ये 2 बिलियन पर्सन फ्री ट्रेड जोन होगा, यानी कि इतने लोगों को इम्पैक्ट करेगा, इसलिए इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। बट इसकी असलियत क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी जो असलियत है कि मोस्टली रीस्टोर्स लॉस्ट जीएसपी बेनिफिट्स, नॉट न्यू गेन्स। तो ये जीएसपी क्या है? तो ये जीएसपी स्टैंड फॉर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ये थोड़ा फैंसी सा नाम है, लेकिन इसकी असलियत क्या है कि जो अमीर देश होते थे, खास करके ईयू, वो जो इमर्जिंग मार्केट की कंट्रीज़ थी, इंडिया जैसी जो थोड़ी पुअर कंट्रीज़ थी, उन्हें वो उनके ग्रोथ को थोड़ा बढ़ाने के लिए वो एक छूट देते थे कि आप अपने देश पर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हमारे यहाँ पर बेच सकते हैं और हम उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। नॉन रेसिप्रोकल टैरिफ इसे कहा जाता था। 1971 में इसकी अनाउंसमेंट हुई, इंडिया उसका बेनिफिशियरी था और हमारे साथ बहुत सारी दूसरी कंट्रीज भी थी। लेकिन 2023 में इसे बंद कर दिया गया। वो बेनिफिट इंडिया को नहीं मिल रहा था, यानी कि अब जो हमारे यहाँ से प्रोडक्ट्स वहाँ जाते थे उस पर टैरिफ लग चुका था, यानी कि 2023 से ही उन्होंने टैरिफ लगा दिया था। तो उस जीएसपी को अब रोल बैक किया है और उसे ही कहा जा रहा है कि मदर ऑफ ऑल डील्स। तो कोई नए गेन्स यहां पर नहीं है। और यह भी बात हो रही है कि डिस्कशन तो बहुत टाइम से हो रहा था, अभी इतना तेजी के साथ इस पर क्यों काम हुआ? तो डी-रिस्किंग फ्रॉम यूएस टैरिफ वोलेटिलिटी। अब ईयू भी अमेरिका से परेशान है और चाइना से खास करके यूरोप बहुत डरा हुआ है और चाइना को एक तरीके से थोड़ा बॉयकॉट भी कर रहा है कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ये रिन्यूएबल से जो वहाँ से जो आते हैं इक्विपमेंट्स, उसको थोड़ा वो कंसर्न, मतलब थोड़ा कम कर रहे हैं। तो चाइना यूरोप के लिए एक तरीके से नो है और चाइना उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। तो यूरोप को एक दूसरी कंट्री की फैक्ट्री चाहिए जो कि नॉन चाइना हो। तो इंडिया की तरफ वो देख रहा है, जो चीप लेबर वाला काम या कोई सस्ते प्रोडक्शन का काम। तो इसलिए इस डील के लिए इंडिया इम्पॉर्टेंट है और हम भी अमेरिका से दुखी हैं, हमारे ऊपर भी इतना टैरिफ लगा दिया है। तो हम भी एक वर्ल्ड के बड़े पावर को खोज रहे हैं जिसके साथ हम थोड़ा बिजनेस अपना बढ़ा सकें। तो दोनों के लिए ये डील ज़रूरी थी, दोनों पार्टीज ने इसको थोड़ा स्पीड अप किया और ये डिस्कशन हो गया। अब ये कोई प्योर इकोनॉमिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए बहुत बहुत फेवरेबल डील हो गई है और हम तो माला माल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ इंडियाज जियोपॉलिटिकल इंश्योरेंस कि भाई ठीक है, अमेरिका तो हमें एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया, भाई कम से कम यूरोप तो ना करे, कम से कम जो दूसरी महाशक्ति हम कह सकते हैं उसे एक तरीके से, तो कम से कम वहाँ से तो हम ट्रेड कर सकें। अब इसका अगर हम सेक्टर और स्टॉक्स पे इम्पैक्ट बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर में अगर आप देखें तो ये तो देखिए प्रॉफिट है, इसमें प्रॉफिट है, इसको फ़ायदा होगा। और इसमें 12% जो टैरिफ लगा हुआ था वो ज़ीरो हो गया, यानी कि
जो हम पहले की सिचुएशन में थे आज से 8, 10, 15 साल पहले, वहीं पर आ गए। तो फिलहाल ये पॉजिटिव है और वो स्टॉक प्राइजेस में हमें दिख भी रहा है। किटेक्स और केपीआर मिल्स में हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली। मेरीन फूड्स, इसको भी फायदा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, जो यूएसए में टैरिफ्स लगे थे तो मेरीन जो श्रिम्प वगैरह जो प्रोड्यूस करते थे उनको बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। तो अब कम से कम वो लॉस कवर हो गया। तो ये दोनों जो सेक्टर हैं ये पॉजिटिव हैं इस सेक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत जो गरीब लोग, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग काफ़ी सारा इसमें काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम होता है, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है छोटे छोटे शहरों में। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ये हमारी इकॉनमी के लिए भी अच्छा है और इन कंपनीज और उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो वहाँ पर काम करते हैं, उनकी जॉब सब थोड़ी सिक्योर्ड हो जाएंगी। फार्मा की कहानी थोड़ी ट्रिकी है, मिक्स्ड बैग है। मैं कहूँगा कि मिक्स्ड बैग विथ नेगेटिव बायस। हम इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। लूजर्स की बात करें तो भैया ऑटो सेक्टर का तो इन्होंने पूरी की पूरी बैंड बजा दी, क्योंकि इन्होंने जो हमारे मार्केट्स में जो वहाँ से कारें आती थी लग्जरी कार, 110% का टैरिफ हम लगा के रखे थे। तो कार महंगी होती थी और हमारे देश की कार बिकती थी, ये हमारे ऑटो इंडस्ट्री के लिए अच्छा था। अब सीधा 10% कर दिया गया। अब देखिए ये क्यों किया गया, आप ज़रा सोचिए। जो ईयू में जो ये लग्जरी कार्स BMW और मर्सिडीज ये सब बनती थी, उसका मार्केट अब ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड जो है ना अब वो टेस्ला और एक्सपेंग BYD वहाँ मूव कर रहा है कि भाई मैं गाड़ी में बैठूँगा, मैं गाड़ी को ऐसे इशारा करूँगा, गाड़ी पार्किंग से निकल के मेरे पास आ जाएगी, मैं गाड़ी में बैठ जाऊँगा, मैं गाड़ी को बोलूँगा भाई मुझे कनॉट प्लेस ले चल, और वो मुझे नेविगेट करता हुआ कनॉट प्लेस ले जाएगा। वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स दैट। और ये कंपनीज जो हैं BMW और ये मर्सिडीज, ये अब आउटडेटेड होती जा रही है। इनकी मशीनरी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि वो आउटडेटेड होती जा रही हैं। और इंडिया अभी भी जो है एक बड़ा मार्केट है इन कार कंपनीज का। एक यहाँ पर फैसिनेशन है, उसे एज ए पावर सिंबल, एज ए सिंबल ऑफ वेल्थ समझा जाता है, और इसकी डिमांड अगले कई सालों तक बनी रहेगी। इसलिए उन कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा लॉबिंग की इसको कराने के लिए, और ये हुआ है। और इसका इम्पैक्ट हमारी ऑटो इंडस्ट्री पर पड़ेगा, क्योंकि ये जो कार्स हैं इनमें 10-10, 15-15, 20-20 लाख अब ये चीपर हो जाएंगी। तो जो 30 लाख की गाड़ी खरीदना चाहता है वो अब इन कंपनीज इन कार्स को भी खरीद सकता है। तो ये हमारे ऑटो सेक्टर के लिए नेगेटिव है। इसके बाद ये जो दारू की बात है, अब देखिए कोई भी ट्रेड डील हो उसमें दारू की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब ये जो वहाँ से स्कॉच विस्कीज आती थी वो सस्ती हो जाएंगी। तो हमारे देश के जो शराबी भाई लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है, अब वो देसी ठर्रा छोड़ के अब स्कॉच पियेंगे। और ये दारू जो है ये अब गांव-गांव तक पहुंचेंगी, जो गांव में जो ठेके होते हैं। और भले ही हम साफ़ पानी गांव तक ना पहुंचा पाए, लेकिन कम से कम स्कॉच विस्कीज इसकी वजह से पहुंच जाएगी। अब दूसरा जो एस्पेक्ट को अगर हम देखें वो है कार्बन टैक्स, CBAM। इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये कार्बन टैक्स है, और ये भी हमारे जो डोमेस्टिक कंपनी है उसको इम्पैक्ट करेगा। तो CBAM एंड IPR इज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल्स। तो ये कैसे इम्पैक्ट करेगा इसको थोड़ा समझते हैं। तो जो कार्बन टैक्स है, CBAM will impose carbon levies on Indian steel cement exports unless producers decarbonize rapidly। यानी कि जो हमारी स्टील मेकिंग कंपनीज अगर वो कार्बन को एमिट करेंगी तो उन पर टैरिफ लगेगा। तो अब ये एक दिन में तो कार्बन एमिशन वो कम कर नहीं पाएंगे, यानी कि हम कंटिन्यू, हमारे ऊपर अब एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा हमारे स्टील्स के ऊपर। तो हमारे इंडस्ट्री के लिए ये नेगेटिव होगा। दूसरा इंपैक्ट फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री के लिए है IPR, फाइन प्रिंट, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसकी वजह से जो जेनरिक ड्रग लॉन्चेस में डिले आ जाएगा 2 to 5 years। इसको हम आगे समझेंगे। और ये भी फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री के लिए काफ़ी
ज़्यादा नेगेटिव होगा, इसको हम आगे समझेंगे। तो हमने कार्बन टैक्स के बारे में बात की, ये हमारी स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा। जीएसडब्ल्यू टाटा स्टील को इसमें कोई एग्जेम्पशन हमें नहीं मिला है, यानी कि EU CBM इम्पोजेस अ कार्बन लेवी, इससे टैरिफ है ऑन एमिशंस इंटेंसिटी विथ नो एग्जेम्पशंस पोटेंशियली इरेजिंग टैरिफ बेनिफिट्स। तो इनके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ जो लगा हुआ था वो लगा रहेगा, इसमें कोई छूट हमें नहीं मिली है। IPR बैकडोर डेटा एक्सक्लूसिविटी में डिले जेनरिक्स 2.2 to 5 years। अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करेगा। यूरोप में जो फार्मा के जाइंट्स हैं, फाइजर है और इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो रिसर्च करके ड्रग्स को बनाती हैं और उस पर उनका पेटेंट होता है। वो पेटेंट 20 साल तक वैलिड रहता है। 20 साल के बाद इंडिया, चाइना टाइप की जो कंट्रीज़ हैं, उस ड्रग को रिप्रोड्यूस करती हैं, उसी तरीके की दूसरे ड्रग्स को बनाती हैं। और इस ड्रग्स को जो टेस्टिंग करने में टाइम लगता है 2 से 5 साल, उस टाइम को वो बचा लेती हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है उसका क्लिनिकल ट्रायल का डेटा यूज़ करती है और प्रूफ करती है कि देखो ये दवाई इसके टेस्ट रिजल्ट के से मैच कर रहा है, यानी कि ये उस तरीके की दवाई है जिसे हम बायोसिमिलर कहते हैं। अब EU ने इस पे अड़ंगा लगा दिया है। कैसे अड़ंगा लगा दिया है, कैसे ये फार्मास्यूटिकल्स के लिए नेगेटिव है, आइए समझते हैं। तो डेटा एक्सक्लूसिविटी ब्लॉक्स इंडियन जेनरिक मेकर्स, जैसे कि सिप्ला वगैरह टाइप कंपनी है, फ्रॉम यूजिंग एग्जिस्टिंग क्लिनिकल ट्रायल डेटा फॉर 5 to 6 years। तो अभी क्या होता था, जैसे 20 साल पूरे हुए हमारी कंपनीज उस ड्रग्स को बना लेती थी और उनका डेटा यूज़ कर लेती थी और कहती थी देखो वही दवाई है, अब नहीं कर पाएंगे। उसको उन्होंने 5-6 साल और डिले कर दिया। अब क्या होगा कि हमारी कंपनीज को खुद से वो ट्रायल करना पड़ेगा, जो कि उनके कॉस्ट को भी ऐड करेगा और उनकी जो डेवलपमेंट है, जो प्रोडक्ट जो डेवलप करेंगे उसको भी 2 से 5 साल के लिए डिले कर देगा। और साथ में उन्होंने कुछ और क्लॉज भी लगा दिए कि अगर उनके देश की जो कंट्री है वो अप्रूवल देने में डिले कर रही है तो उनके पेटेंट ड्यूरेशन को में भी वो ऐड कर दिया जाएगा। तो बेसिकली सिंपल फंडा है, हमारी कारें नहीं बिक रही हैं, हम इंडिया में बेचेंगे। हमारी दवाइयाँ हम आपको बेचने नहीं देंगे, आपको उसके जेनरिक्स बनाने नहीं देंगे। अब और क्या नेगेटिव है इसको समझते हैं। तो रेवेन्यू लॉस जो है 36,000 करोड़ का पर ईयर होगा, क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी अब खत्म हो गई है। इंडिया लूजेस 36,000 करोड़ अ ईयर, करीब करीब 4.3 बिलियन इन कस्टम्स रेवेन्यू बिकॉज डीप टैरिफ कट्स ऑन EU इंपोर्ट्स, जैसे कि ऑटो को 110% से 10% कर दिया है, वाइन को भी आधा कर दिया है, मीन्स फार लेस टैक्स कलेक्टेड एट बॉर्डर, अ फिस्कल कॉस्ट एक्सेप्टेड फॉर जियोपॉलिटिकल गेन्स। अब देखो क्या है कि ठीक है, डील की हमें बताना भी है, देखो डील कर दिया, मदर ऑफ ऑल डील, लेकिन हमारे एक्सचेकर को इसका नुकसान हो रहा है, हमारी इकॉनमी को ये हर्ट करेगा। अब आइए वीज़ाज़ की बात करते हैं। तो भाई मदर ऑफ ऑल डील में हमारे जो हम वीज़ा मांग रहे थे कि हमारे IT वर्कर्स जो जाते हैं उन्हें शेंगन वीज़ा दिया जाए, वो वीज़ा को भी देने से इनकार कर दिया। तो EU रिफ्यूज्ड वीज़ा कंसेशंस फॉर इंडियन IT वर्कर्स। अब वो क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी अब आंदोलन शुरू हो गया है कि भैया इनको भगाओ, इंडियंस को भगाओ। आप देख रहे हो सोशल मीडिया में, अमेरिका, यूरोप, हर जगह, न्यूजीलैंड, हर जगह तो वो वही कर रहे हैं। तो भाई क्या होता है ना, जब एक देश में कोई चीज़ होता है तो उसका रिएक्शन दूसरे देश पर भी होता है। तो वहाँ पर अब वहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर है कि भाई बाहर के लोगों को क्यों बुलाना है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इसलिए ये मदर ऑफ डील में ये जो क्लॉज है ये थोड़ा सा लेस मदरली मुझे नज़र में आ रहा है। अब आइए किसानों की बात करते हैं कि उनके लिए क्या है। तो EU ने, यूरोप ने प्रोटेक्टेड डेयरी व्हीट, इंडिया गॉट क्रम्स। तो EU फुल्ली एक्सक्लूडेड सेंसिटिव आइटम्स लाइक डेयरी व्हीट एंड राइस फ्रॉम टैरिफ कट्स। तो इस पर कोई टैरिफ उन्होंने कट नहीं किया, यानी कि उनको अपने फार्मर्स की चिंता है, उन्होंने उसे बचा लिया। व्हाइल इंडिया सिक्योर्ड only limited gains for marine and processed foods, leaving 85% of Indian agriculture exports with no meaningful market। तो हमारे जो जिसमें हम कहते हैं कि 70% लोग एग्रीकल्चर में हैं, से जुड़े हुए लोग
वहाँ पर काम करते हैं, उनके लिए इस डील में कुछ नहीं है। अब आइए ऑटो सेक्टर की बात करते हैं कि इस पर क्या इम्पैक्ट है। जैसा कि मैंने बताया, ड्यूटी को 110% से 10% कर दिया गया है, तो कार्स, फॉरेन की कार्स इंडिया में सस्ती हो जाएंगी, लेकिन इसमें इतना का कोटा रखा गया, यानी कि 2,50,000 कार्स ही ला पाएंगे, अदरवाइज वापस से वो टैरिफ्स लगेंगे और इसकी वजह से इन कार्स की इतनी जो है वैल्यू कम हो गई है, प्राइजेस कम हो गए, ओवरनाइट प्राइजेस हैव ड्रॉप्ड। अब इसका इम्पैक्ट एमएनएम पे पड़ रहा है, टाटा मोटर्स पे पड़ रहा है और इनका 3 से 5% का मार्केट शेयर लूज हो सकता है, जो हाई वैल्यू एसयूवीज और सेडान्स है। और जो हमारी ईवी इंडस्ट्री थी वो भी अब जो है खतरे में आ गई है, क्योंकि एक तरफ तो यूरोपियन ईवीज की बाढ़ आ जाएगी, दूसरी तरफ जो चाइनीज ईवीज हैं वो भी अब कुछ टाइम पे इंडिया में हो सकता है हमें दिखें। तो हमारी ऑटो इंडस्ट्री में तो इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन मैं कहूँगा कि इससे जो लीस्ट इम्पैक्टेड कंपनी होगी ऑटो की, वो शायद मारुति होगी, क्योंकि उसका एक अलग कस्टमर बेस है और वो यूरोप में उसका प्रेजेंस भी थोड़ा कम है। सो अगर इस डील को हम थोड़ा समराइज करें तो हमने क्या किया है कि हमने अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जहाँ पे 45 मिलियन जॉब्स हैं, उसको बचाने के लिए हमने अपने ऑटो को, जो हम इतने सालों से बचा कर रखे थे, उसे खतरे में डाल लिया है। तो अब हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है उन्हें दूसरे मार्केट्स को तलाशना पड़ेगा जहां पर वो अपने कार्स को बेच सकते हैं। अब यहां पर आइए क्विकली हम सिल्वर लाइनिंग और बॉटम लाइन की भी बात कर लेते हैं। तो सिल्वर लाइनिंग क्या है कि ये जो 2.5 लाख का कोटा है, उससे ज़्यादा कार्स वहां से लो टैरिफ पर नहीं आ पाएंगी। तो क्या होगा कि कुछ कंपनीज यहाँ पर आकर पार्ट्स लेकर आएंगी और उसको असेंबल करेंगी और इसको बाईपास कर सकती हैं। और ये सब का इम्पैक्ट हमें ऑटो इंडस्ट्री पर इस साल के अंत तक देखने को मिलेगा। तो ऑटो सेक्टर, जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए खबर बहुत अच्छी नहीं है। अब आइए फार्मा सेक्टर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है फार्मा सेक्टर्स में कि 11% का टैरिफ स्क्रैप कर दिया गया है। इमीडिएट वॉल्यूम बूस्ट फॉर जेनरिक्स इन ईयू, जो हमारी जेनरिक ड्रग्स बनाती हैं उसके वॉल्यूम में बूस्ट डेफिनेटली होगा। $1.5 बिलियन का एक्स्ट्रा रेवेन्यू पोटेंशियल फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स और ईजियर एंट्री इनटू ईयू पब्लिक टेंडर्स जर्मनी एंड फ्रांस। तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, लेकिन रिस्की क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि जो पेटेंट एक्सपायरी के बाद जो ड्रग्स यहाँ पर डेवलप होती थी उस पर प्रॉब्लम आएगी और इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। करीब करीब अगर आप देखिए कि एस्टिमेट, अगर 2 ईयर डिले किया जाएगा तो $200 to $500 मिलियन का नुकसान यहाँ पर होगा। तो मिक्स बैग हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इतना तो आपका फायदा हुआ और उतना नुकसान हुआ। साथ में सोशल डंपिंग क्लॉजेस लेट EU ब्लॉक शिपमेंट साइडिंग फैक्ट्री कंडीशंस। अब देखिए, ये भी एक हिडन प्रोटेक्शनिज्म के साइंस हैं कि भाई अगर आपकी फैक्ट्री कंडीशंस अच्छी नहीं होगी, हम जब चाहें आपको माल भेजने से रोक सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ हमारे हाथ में कंट्रोल है। अब अगर फार्मा के इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो बायोकॉन की अगर बात करें तो इसका रिस्क लेवल क्रिटिकल है, क्योंकि ये बायोसिमिलर बनाती है। बायोसिमिलर यानी कि वही चीज़ कि आपने यूरोप में कोई ड्रग बनाया, 20 साल के बाद उसका पेटेंट एक्सपायर हुआ और हम उस ड्रग को लीगली कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट होगा। 15% का रेवेन्यू बायोकॉन का EU से आता है। ल्यूपिन का भी 20 to 22% का रेवेन्यू आता है और ये भी हाई रिस्क कैटेगरी में है। 20% ऑफ EU रेवेन्यू रेस्पिरेटरी इनहेलर्स ट्रैप्ड इन पेटेंट थिकेट्स। औरोबिंदो फार्मा भी हाई रिस्क पे आता है क्योंकि 18 to 20% EU से आता है। वॉल्यूम प्लेयर, एनी लॉन्च डिले क्रशेस मार्जिन, तो ये भी रिस्क जोन पे है। सन फार्मा पे लोअर रिस्क है क्योंकि ओनली 8% ऑफ EU जेनरिक्स एक्सपोजर पिवोटेड टू US स्पेशलिटी ड्रग्स। हमारी जो ज़्यादातर फार्मा जो एक्सपोर्टर्स हैं वो मोस्टली US पर फोकस्ड है और US पर मैन्युफैक्चरिंग के ऑलरेडी उनके प्लान्स हैं। तो जो US में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो बच जाएगा, अदरवाइज मोस्टली EU जो हैवी कंपनीज हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें कि इस सब का मार्केट पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा तो कोई ड्रामेटिक इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। और आप
आज के मार्केट को देखकर समझ गए होंगे कि ठीक है, हमें मार्केट ग्रीन में देखने को मिला, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिली। और आज की तेज़ी की वजह ये ट्रेड डील नहीं है, आज की तेज़ी की वजह है PSU बैंक्स और मेटल्स। तो यहाँ पर अगर हम इस ट्रेड डील के इम्पैक्ट की बात करें तो मार्केट सीज अ रीएलोकेशन इवेंट, मनी एग्जिट्स प्रोटेक्टेड सेक्टर्स and flows to globally competitive exporters. Pharma waits for IPR fine prints. तो IPR की भी डिटेल्स अभी पूरी तरीके से नहीं आए हैं, अभी भी इस डील के काफ़ी एस्पेक्ट्स निकल कर नहीं आए हैं, समझने में टाइम लगेगा। जितना भी डिटेल्स अभी अवेलेबल थी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, लेकिन मेरा जो इस पर सोचना ये है कि ये डील एक मिक्स्ड बैग है। इसे किसी भी हालत में अगर हम ये कहें कि ये मदर ऑफ ऑल डील है और ये हमारी इकॉनमी की शेप को बदल देगा, अगर आप ऐसा मानते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में फिर थोड़ी कमी है। आप अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करिए कि आप इस डील के बारे में क्या सोचते हैं और कितना हमारे मार्केट्स और इकॉनमी पर इसका इम्पैक्ट होगा। अब आइए मार्केट की तरफ चलते हैं और आज के डेटा को देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर सेक्टर्स हमारे ग्रीन पर रहे हैं और फार्मा, जैसे कि मैंने कहा, ये थोड़ा नेगेटिव रहा है। और मेटल्स ने भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, PSU बैंक्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है। तो ओवरऑल मार्केट आज का अच्छा रहा, एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी अच्छा रहा, खास करके बैंकिंग सेक्टर में। और अगर आज के आप टॉप गेनर्स को देखें, ये जो टॉप गेनर्स हैं इसमें मोस्टली PSUs हैं। ऐसा लगता है कि बजट में भी PSUs के लिए कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। अब आइए सेंटिमेंट ट्रैकर की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो दोनों में हमें बुलिशनेस के मूव्स देखने को मिले हैं। सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुआ है, पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी रिकवरी की चांसेस मार्केट कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर होता हुआ हमें दिख रहा है। अब आइए आज का डेटा भी देख लेते हैं, वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो पिछले 2 दिनों से हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है, करीब करीब 300 पॉइंट्स हमने गेन कर लिए हैं। और अगर वोलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो वहाँ पे कोई मेजर रिलीफ नहीं है। आज भी देखिए पुट्स की आईवी बढ़ी है, यानी कि लगातार पोर्टफोलियो को हेज किया जा रहा है। पुट कॉल रेशियो में भी पिछले 2 दिनों से राइज देखने को मिला है और ये भी कुछ बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हमें इसको लेकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। ऐसे में रिटेल वाले काफ़ी सारे पुट सेलिंग करते हैं, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विक्स पे हल्का ड्रॉप आज देखने को मिला, लेकिन अभी भी ध्यान रहे कि हम 9.5% से अभी 13.5% पर आ गए हैं। तो अभी भी सिस्टम में फियर हमें दिख रहा है। अब इस पे ज़रा आते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स में कितना OI ऐड हुआ। तो आज अच्छा OI ऐड हुआ, करीब 8000। लेकिन हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि इसके प्रीमियम में शार्प ड्रॉप देखने को मिला है। देखिए करंट मंथ में अभी सीरीज शुरू हुई है और हम कितना यहाँ पर प्रीमियम दे रहे हैं, 113 पॉइंट्स का। अगर आप पिछले महीने भी जाएंगे जबकि मार्केट्स गिरे थे नेट और उससे पिछले महीने में भी जाएंगे तो वहाँ पर आपके जो प्रीमियम्स थे जब सीरीज शुरू हुई थी 170 से 160 के बीच में होता था और हम 113 पर आए हैं, खास करके उस दिन जब मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग रैली भी हमें देखने को मिली है। तो ये बता रहा है कि मार्केट में सेल ऑन राइज इस वक्त चल रहा है। टर्नओवर की सिचुएशन देखें तो एक बार फिर हमें ह्यूज टर्नओवर देखने को मिला। ध्यान रहे दोस्तों, आज करीब करीब 100 से 120 पॉइंट्स का हमें टॉप से फॉल भी देखने को मिला था और फिर लेटर पार्ट ऑफ द डे में मार्केट रिकवरी किया है, यानी कि मार्केट में सेलिंग हुई है और मोस्ट लाइकली FIIs ने सेलिंग की है। और जो भी राइज हमें देखने को मिला है वो PSU सेक्टर्स की वजह से ही उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि 3 से 4% का राइज वहाँ पर हमें देखने को मिला है। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो आज रिटेल वाले काफ़ी खुश होंगे, उनके पोर्टफोलियो में राइज देखने को मिला होगा। अच्छा हमें एडवांस डिक्लाइन देखने को मिला। और इंडेक्स की अगर FII की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन देखें तो वहाँ पर काफ़ी कट्स हुए हैं। कट्स का रीज़न क्या है, कल एक्सपायरी थी, उनके जो भी एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट से वो कटे होंगे और ये पैटर्न हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि कट होता है एक्सपायरी के दिन और फिर नेक्स्ट डे से वापस से राइज शुरू हो जाता है। अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बुलिश जाने के लिए जो लेवल होगा वो होगा 25,300। इसके ऊपर ही हमें बुलिश जाने का सोचना चाहिए। तो क्या हमें बुलिश जाना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि
हमारे जो सेंटिमेंट ट्रैकर हैं वो भी अभी पूरी तरीके से मॉडरेटली बुलिश जोन पर चल रहे हैं और साथ में डेटा अभी इसको कंफर्म नहीं कर रहा है और इतने फॉल के बाद जो है थोड़ी बड़ी रिकवरी के चांसेस यहाँ पर हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि यहाँ पर रिकवरी होने के बाद इसको यहाँ तक गिरना चाहिए, 24,700 तक गिरना चाहिए। और वैसे भी ये शॉर्ट करने का टाइम नहीं है क्योंकि बजट आने वाला है, बजट में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट ज़रूर होगी और मार्केट उन अनाउंसमेंट को यूज़ करके रिटेल्स को ट्रैप करेगा। इसलिए दिस इज़ नॉट द टाइम टू शॉर्ट। और शॉर्ट करने के लिए मुझे लगता है कि अभी हमें 25,050 इस लेवल को हमें वॉच करना चाहिए, इसके नीचे ही हमें सोचना चाहिए कि हम शॉर्ट जाएं या नहीं जाएं। तो फिलहाल आज के दिन नो ट्रेड, ना हमें लॉन्ग जाना है ना हमें शॉर्ट जाना है। और जब हमारे लेवल पर मार्केट आएगा तो ज़रूर हम आपके साथ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।